Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. वेलकम बैक टू आवर चैनल. होप यू गाइस आर गुड एट योर होम. एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई नया वीडियो आप मिस ना कर पाए, इसलिए बेल आइकन को याद से प्रेस कर दीजिएगा. और अगर मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा, उसमें काफ़ी हेल्पफुल लिंक्स है. आज जो है हम साइंस 2 का क्लास 10th का 4th चैप्टर देखने वाले. इससे पहले के चैप्टर्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो आप लोग वो भी ज़रूर चेक करिएगा. और ये जो चैप्टर है 4th चैप्टर, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है पेपर के लिहाज से. और ये चैप्टर सिंपल है बहुत, क्योंकि इसकी मोस्ट ऑफ द नॉलेज जो है वो हम जानते हैं पहले से, हम अपने आसपास देखते आए हैं, हम उसी माहौल में बड़े हुए, तो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है. वो सब जो इसमें बताया गया है हम जानते हैं, हम खुद से लिख सकते हैं. इसीलिए जो है गाइस ये आपके लिए ज़्यादा इजी होगा. तो ये चैप्टर को बिल्कुल स्किप भी मत करिए और नज़रअंदाज मत कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं माहौली निज़ाम होता क्या है, माहौली निज़ाम की डेफिनेशन क्या है. तो जानदार और गैर जानदार अज्जा और उनके बाहमी अमल से मिलकर माहौली निज़ाम तैयार होता है. यानी कि लिविंग थिंग्स, जानदार जितने भी है, और गैर जानदार यानी नॉन लिविंग थिंग्स, उन दोनों यानी जितनी भी जानदार चीज़ें मौजूद है, जितनी भी गैर जानदार चीज़ें मौजूद है, उन दोनों के बाहमी अमल से, उनके कॉपरेशन से, उनके एक साथ जो है मदद करके, एक दूसरे को ताउन देकर जो है एक माहौली निज़ाम तैयार होता है. यानी उसमें जानदार भी होंगे, उसमें गैर जानदार भी होंगे, तभी जो है वो माहौली निज़ाम हमारा मुकम्मल होता है. अब ये हमने जो है माहौली निज़ाम की एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल, और किस तरह जो है हर एक जो है रुकन की अहमियत क्या है वो हमने देखी थी 9th में. और ये जो सवाल है पेपर में पूछा भी जाता है. हम जानते हैं कि ग़िज़ा तैयार करने वाले नबातात जो है वो मुफीद होते हैं, वो लोग खुद कफ़ील होते हैं, वो अपनी ग़िज़ा जो है सूरज के ज़रिए तैयार करते हैं. फिर उनको इस्तेमाल करने वाले हिरन, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, घोड़े, ऊँट जैसे सब्ज़ी खोर हैवानात की भी अहमियत है, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होंगे, वो जानवर नहीं है, तो जो है नबातात को कोई खाएगा नहीं, और फिर नबातात जो है उसकी उनकी तादाद बढ़ जाएगी. अब जो ये सब्जी खोर हैवानात हैं उनकी आबादी तवक्के से ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए शेर, बब्बर जैसे शिकारी जानवर भी मौजूद है जो गोश्त खोर होते हैं. उसके अलावा कुदरत में पाए जाने वाले लार्वे, गंदी जगहों पर पाए जाने वाले जरासीम, दीमक और इस तरह के खुर्दबीनी जानदार भी जो है वो काफ़ी अहमियत रखते हैं. वो खुसूसी तौर पर माहौल को सफाई करते हैं, और फिर जो है ज़मीन से ज़मीन की जो है एक तरह से सफाई होती है, फिर ज़मीन में जो है अच्छे अच्छे प्रोटीन्स होते आते हैं, और फिर वापस उसमें घास उगती है, और ये जो है सिलसिला चलता ही जाता है. अब एक एग्जाम्पल दी गई है और उस पर एक सवाल पूछा गया. ये जो है 2 या 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है. जनूबी भारत की मुख्तलिफ रियासतों में बड़े पैमाने पर चावल की काश्त होती है. अब इन चावल की काश्तों में मेंढकों को खाने के लिए वहाँ सांप होते हैं. उनको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कीचड़ में मेंढकों की तादाद ज़्यादा होती है. सॉरी मैंने उल्टा पढ़ दी, या नीचे से स्टार्ट करेंगे. या जो है जनूबी भारत में चावल की फसलों पर बड़े पैमाने पर नाक तोड़े पाए जाते हैं. यानी चावल की फसल जो है वो नबातात हो गई, खुद कफील हो गई, उनको खाने के लिए नाक तोड़े हैं. इनको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कीचड़ में मेंढकों की तादाद ज़्यादा है. नाक तोड़ों को कौन खाता है? मेंढक खाते हैं. और इन मेंढकों को खाने के लिए वहाँ सांप भी होते हैं. लेकिन अगर यहाँ अचानक मेंढकों की तादाद कम हो जाए तो क्या होगा? अगर मेंढक कम हो गए तो नाक तोड़ों को खाएगा नहीं कोई, तो उनकी तादाद बढ़ जाएगी. फिर वो जो है चावल की काश्त पर जो है तादाद होगी, तो वो चावल की काश्त पर हमला कर लेंगे, और जो है फिर चावल की काश्त को नुकसान हो जाएगा. और इस तरह से हमारा जो है चावल की काश्त की कमी, फिर चावल की कमी हो जाएगी, और फिर उससे काफ़ी मसाइल हो सकते हैं. तो इस तरह से जो है आपको सवाल पूछे जा सकते हैं. अब जो है माहौल, माहौल एक वसी इस्तिलाह है, बहुत डीप टर्म है. इसको मतलब हम शॉर्ट नहीं कर सकते. फिर भी एक डेफिनेशन दी गई है माहौल की कि जानदार किसी ना किसी तरीके से असरअंदाज होने वाले तबई, कीमियाई और हयाती अज्जा, इन तमाम को मजमूई तौर पर माहौल कहते हैं. यानी कोई भी जानदार, गैर जानदार, तबई, कीमियाई और हयाती अज्जा जो हमारे आसपास मौजूद है, उन तमाम को एक साथ जब कहेंगे तो वो माहौल कहलाएगा. जानदार है, गैर जानदार है, कुदरती अज्जा है, इंसान के बनाए हुए जो अज्जा है, उन सब का शुमार जो है माहौल में होता है. और उस बेस पर माहौल की 2 किस्में होती है. एक है कुदरती माहौल, और एक जो है इंसान का बनाया हुआ माहौल. आप यह तस्वीर में भी देख सकते हैं. अब यहाँ पर जो है कुदरती माहौल में जानदार और गैर जानदार में हमेशा बाहमी अमल होते रहते हैं. यानी कोऑपरेशन होता है, एक दूसरे से ताउन होता है, उनकी मदद होती है, उनके आपसी ताल्लुकात में
बहुत अहम होते हैं। इंसान के बनाए हुए माहौल का भी कुदरती माहौल पर बिलवास्ता या बिला वास्ता असर पड़ता है, हम जानते हैं। जो हमारी मैन मेड चीज़ें हैं, इंसानों की बनाए हुआ जो भी चीज़ है, वो एक कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करती है माहौल पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन माहौल कुदरती माहौल से जो है वो जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया था कि माहौली निज़ाम में हम जानते हैं गैर जानदार अज्जा होते हैं और एक होते हैं जानदार अज्जा। जानदार अज्जा को हयाती अज्जा भी कहा जाता है। अब जानदार अज्जा में पहले देखेंगे तो उसमें होते हैं दो तरह के, गैर कफील और खुद कफील। खुद कफील यानी जो खुद अपनी गिज़ा बनाते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है गिज़ा साज, वो है नबातात, क्योंकि वो सूरज से जो है अपनी गिज़ा खुद हासिल करते हैं। अब गैर कफील में जो है सारिफ और तज्जिया कार आता है। सारिफ में जो है हैवानात होते हैं और तज्जिया कार यानी अज्जा, तज्जिया यानी अज्जा करने, उसके छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करने। तो तज्जिया करने का काम जो है वो बैक्टीरिया करते हैं। और सारिफ में जो हैवानात है उसमें इब्तदाई, सानवी और सालिस सारिफ होते हैं, यानी जो सब्जी खोर, गोश्त खोर और हुमाखोर, ये जो है तीन उनकी वो होती है, मतलब एक पिरामिड है जो हमने 9th में देखा था। अब गैर जानदार अज्जा में देखेंगे तो इसमें आते हैं कीमियाई जुज़ और तबई जुज़। कीमियाई जुज़ में जो है ग़िज़ाई अज्जा हो गए, मादनियात हो गए, और तबई जुज़ जो है वो हवा, पानी, बुखारात, मिट्टी, मादनियात, सूरज की रोशनी वगैरह। ये जो है थोड़ा सा जोग्राफिकली हो जाता है। कीमियाई जुज़ में जो है और सब टाइप्स है, नामियाती अशिया और गैर नामियाती अशिया। अब नामियाती अशिया में जो हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो सब आता है, प्रोटीन, निशास्ता, चर्बीदार अशिया। और गैर नामियाती में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटाशियम वगैरह का शुमार होता है। तो ये जो है आपके बॉक्स में खाका दिया गया था, आप लोग जो है इसे देखकर वो खाका फिल कर सकते हैं। माहौल में ख़ास तौर पर दो बड़े अज्जा का शुमार होता है, एक होता है हयाती जुज़, एक होता है गैर हयाती जुज़। माहौल में हयाती जुज़ और गैर हयाती जुज़ के दरमियान जो बाहमी ताल्लुक़ होता है उसका मुताल्ले के इल्म को माहौलियात यानी इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है वो इसी कहा जाता है। जब माहौल में जो है हयाती और गैर हयाती अज्जा, जानदार और गैर जानदार का जो ताल्लुक़ है उसके मुताल्ले को, उसके बारे में पढ़ने को, उस पर रिसर्च करने को जो है इकोलॉजी कहा जाता है। और माहौलियात का मुताला करने के लिए जो बुनियादी अफ़ाल की इकाई इस्तेमाल की जाती है उसे माहौली निज़ाम यानी इकोसिस्टम कहा जाता है। अब हमारे माहौल में जो है बहुत सारे दौर चलते रहते हैं। इन दौर के बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में काफ़ी डीपली पढ़ा था। इनमें आबी दौर होता है जिसे वाटर साइकिल कहते हैं, कि जो है समुद्र से भाप बनकर ऊपर उठता है पानी, फिर बादल बन के बारिश होती है, फिर वो पानी आता है। तो इस तरह से आबी दौर हो गया। मुख्तलिफ गैस जैसे कार्बन का दौर है, नाइट्रोजन का दौर है, ऑक्सीजन का दौर है। तो ये सब जो दौर है ये कुदरती माहौल में हमारे बिना रुके जो है चलते ही रहते हैं। अगर इनमें से एक भी रुक गया, 2 सेकंड के लिए भी रुक गया या कुछ वक्त के लिए ही रुक गया ना, तो हमारे माहौल का पूरा तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। तो अगर ये बिना रुके चलते रहते तो हमारा माहौल का जो तवाज़ुन है वो जो है स्टेबल रहता है और ख़राब नहीं होता है। अब हम देखते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन यानी माहौल का तहफ़्फ़ुज़, माहौल की हिफाजत। गांधी जी ने कहा था कि हर एक की ज़रूरत को पूरा करना ज़मीन की इस्तिताअत में है, लेकिन उसमें किसी की भी लालच को पूरी करने की इस्तिताअत नहीं है। यानी इंसान की ज़रूरियात पूरी हो सकती है, ज़मीन में उतनी इस्तिताअत यानी उतनी कैपेसिटी है, उतनी पावर है, स्ट्रेंथ है कि वो हर एक की हर एक ज़रूरत पूरी कर लेगी, लेकिन ज़मीन जो है किसी की लालच को पूरी नहीं कर सकती। और आज जो इंसान है वो अपनी लालच की बिना पर जो भी है, जितना आलूदगी हो रही है, जो तबाही हो रही है, वो इंसान की लालच की वजह से। अगर वो सिर्फ अपनी ज़रूरियात पर ध्यान देता तो शायद ये ना होता, लेकिन इंसान की लालच जो है आज हम सबको तबाह किए बैठी है। कितने जो है इंडस्ट्रीज़, इंसान मतलब पैसे कमाने की लालच, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ कायम किए जा रहे हैं। वो नहीं देखते हैं कि उसका जो है साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, पूरी जो है नदी तालाब पूरे तबाह हो रहे हैं, लेकिन नहीं देखता है कोई भी। तो महात्मा गांधी ने उस वक्त यही कहा था कि हर एक की ज़रूरत जो है इंसान ज़मीन पूरी कर सकती है, लेकिन वो किसी की भी लालच को पूरा नहीं कर सकती। ये आपको वजाहत के लिए पूछा जा सकता है। अब माहौल पर असरअंदाज होने वाले अज्जा देखते तो इनमें 2 टाइप के होते हैं। या तो जो कुदरती अज्जा यानी जो है कुदरती आफात होते हैं वो, या तो इंसान के बनाए हुए अज्जा माहौल पर इफ़ेक्ट करेंगे। अब कुदरती अज्जा में जंगलात की कटाई, ओके सॉरी आई थिंक ये स्वैप हो गया है। हाँ, तो कुदरती अज्जा जो है वो उनमें जो है ज़लज़ला, सैलाब, आतिशफ़शान, सुनामी और इसी तरह की जो जितनी भी कुदरती आफात है उन सब का शुमार होता है। और इंसान के बनाए हुए अज्जा में जंगलात की कटाई, हवा की आलूदगी, सनती आलूदगी, या उसके अलावा जो है सूती आलूदगी, पानी की आलूदगी, बहुत सारी आलूदगी जो हर तरह की है। और उसके अलावा भी जो है मैन मेड जितने भी डिज़ास्टर्स होते हैं वो सब जो है
माहौल पर असरअंदाज होने वाले इंसान के बनाए हुए अज्जा है। अब आज ज़मीन पर कई कुदरती और इंसान की पैदा करदा अज्जा की वजह से जो है कई माहौली मसाइल पैदा हो गए, उनमें से हम बखूबी वाकिफ़ भी है। उनमें माहौली आलूदगी एक सबसे ज़्यादा अहम मसला है। आमतौर पर किसी भी चीज़ या मादे का आलूदा होना यानी गंदा होना उसकी आलूदगी होती है। कोई नॉर्मली ज़रूरी नहीं कि आलूदगी जब शब्द आए तो हम जो है पूरे माहौल के ही मुतालिक ले। हम कहते हैं ना हमारा घर भी आलूदा होता है, तो कोई भी चीज़ कोई भी मादा जब वो गंदा हो जाता है, मिट्टी लग जाती है, धूल लग जाती है, किसी जिस्म से गंदगी आ जाती है तो उसे आलूदगी कहा जाता है। अब माहौली आलूदगी क्या होती है? तो कुदरती आफात या इंसानी अफ़आल की वजह से एतराफ़ के माहौल में गैर ज़रूरी और नाकाबिल कबूल तब्दीली जो है वो माहौली आलूदगी कहलाती है। अब अगर आप ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आप लोग अपने आंसर में लिखेंगे तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके आंसर पे, कि जो भी कुदरती आफात होते हैं या वह फिर इंसान के कामों की वजह से, अफ़आल की वजह से हमारे अतराफ़ के माहौल में जो भी गैर ज़रूरी यानी फ़ुज़ूल और नाकाबिल कबूल यानी जो हमारे लिए नुकसानदेह, हम जो है उसे आसानी से कबूल नहीं कर सकते, ऐसी तमाम तर तब्दीली जो है वो माहौली आलूदगी कहलाती है। यानी हवा, पानी, ज़मीन वगैरह की तबई, कीमियाई और हयाती खुसूसियात में, इसी तरह इंसानी ज़िंदगी और दीगर जानदार हर एक के लिए जो है माहौली आलूदगी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ये तब्दीली जो है वो बहुत नुकसानदेह साबित होती है। आप यह तस्वीर में देख सकते हैं, आप लोग ज़रूर जो है इंटरनेट पर या यूट्यूब पर जाकर सर्च करिएगा। आलूदगी का सबसे बुरा इफ़ेक्ट मेरी नज़र में जो है वो आबी जानवरों पर होता है, आबी जानदारों पर होता है, क्योंकि समुंदर में जिस किस्म का समुंदर या तालाबों में जो गंदगी मौजूद होती है, एक तो वो टॉक्सिक्स जो जहरीले मादे होते हैं वो, उसके अलावा प्लास्टिक और दीगर जो चीज़ें फेंकी जाती है, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो आबी जानदारों को ही होता है माहौली आलूदगी में। आप लोग ज़रूर जाकर चेक करिएगा, और इंसान और माहौल को काफ़ी किस्म की जो है नुकसानात होते हैं जिससे हम बखूबी वाकिफ़ हैं। अब वो वजूहात जो माहौल की आलूदगी में इजाफे का बाज़ बनती है, यानी एक तो आलूदगी है, गंदगी है ही, उसके अलावा जो है कुछ चीज़ें जो और ज़्यादा आलूदगी में इजाफा करी। सबसे पहले तो कुदरती वसाइल का बेजा इस्तेमाल, ना हमें पानी की कदर है, ना हमें मादनियात की कदर है, हम बिल्कुल जो है ध्यान नहीं देते। ये सारे वसाइल जो है महदूद है, ज़मीन में महदूद है, ख़त्म हो जाएंगे तो हमें दोबारा नहीं मिल सकते। तो लोगों को उसकी जो है कदर अब जो है शुरू हुई है, थोड़ा कदर होना, उसके जो है इंतज़ामात अच्छे हो रहे हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा इंसानी आबादी का धमाका यानी ओवर पॉपुलेशन जो है, मतलब इंडिया की बात कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है इंडिया भी, और उससे जो है काफ़ी सारी तकलीफ़ें होती है, बेरोज़गारी, गरीबी भी जो है उसी की वजह से हो रहा है। उसके अलावा तेज़ी से बढ़ने वाले सनतें जो इंडस्ट्री कायम हो रही है, उससे जो है सबसे ज़्यादा हवाई आलूदगी उससे फैलती है। उसके बाद आबी आलूदगी भी जो है, और पीने का पानी भी जो है गंदा हो जाता है। तो ये भी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट मसला है। और उसके बाद जो है गैर मुनज़्ज़म शहरकारी, यानी जो एक तो पहले ओवर पॉपुलेटेड है तो शहरकारी बहुत मुश्किल है, यानी शहर बसाना, शहरकारी यानी गांव से जब जो है जॉब या किसी चीज़ों के लिए जो है शहर में मुंतकिल होते तो उसे शहरकारी कहते हैं। तो शहरकारी एक तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर गली में, हर सड़क पे मतलब जो है आबाद है लोग इस किस्म के, मतलब एकदम इतनी सी जगह पर 2 लोग की जगह पे 4 लोग रहते हैं, इस तरह से जो है इतना ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो गया। उसके बाद जंगलात की कटाई जो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि अगर आप जो है जंगल कायम रखोगे, दरख्त कायम रखोगे, नबातात रखोगे, तो आपके कम से कम आधे से ज़्यादा मसले तो हल हो जाएंगे। लेकिन जो है लोग ध्यान नहीं देते हैं, इवन तो हम भी ध्यान नहीं देते हैं। अब हम घर में है, लॉकडाउन है, तो हमको चाहिए कि हम थोड़ा सा अपने माहौल का ख्याल रखें। आप लोग एक एक पौधा भी लगाओगे ना अपने घर में, बहुत होता है, एक एक पौधा सिर्फ उसको लगाओ और उसका अच्छे से ध्यान रखो, बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये सब कुछ। अब आलूदगी भी जो है कई किस्म की होती है, बहुत बहुत डीप टर्म है आलूदगी। ज़मीन की आलूदगी, उसके अलावा हवा की आलूदगी, प्लास्टिक की आलूदगी जो काफ़ी बढ़ रही है अब, पानी की आलूदगी, रोशनी की आलूदगी, तापकारी आलूदगी और हरारती आलूदगी, ये जो नए टर्म्स है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इन तमाम आलूदगी का मुज़िर असरात जो है वो जानदारों की वजूद पर होता है, उन्हें नुकसान होता है, और इसलिए जो है माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की हमें ज़रूरत बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है आज। और अब जो है हम देख लेते हैं तापकारी आलूदगी क्या है, ये थोड़ा अलग है, इसे कहते हैं रेडिएशन पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन कहा जाता है इसे, यानी तापकारी आलूदगी।
कुदरती और इंसान की पैदा करदा दोनों तरीके से हो सकती है। तापकारी के नतीजे में खारिज होने वाली बालाए बनफशी शुआनी अल्ट्रावायलेट रेज ज़ेर सुर्ख शुआओं का शुमार कुदरती तापकार में होता ही नहीं। ये जो दोनों रेज है ये कुदरती है, ये इंसान की बनाई हुई नहीं होती। लेकिन जो एक्सरे रेज है एटमी भट्टियों से और जो न्यूक्लियर सेंटर से निकलने वाली तापकार शुआएं है, रेजेस है, और उसके बाद जो है ये सब जो है इंसान की पैदा करदा में शुमार होती है। दुनिया में आज तक चेरनोबिल, विंडस्किल और 3 माइल आइलैंड जैसे बड़े हादसा हो गए हैं जो है तापकारी आलूदगी में इनका शुमार होता है। बहुत बड़े लेवल पे ब्लास्ट और जो है जहरीले मादों की वजह से आज भी जो है हज़ारों लोग लंबे अरसे तक मुतासिर है। तो इनके तापकारी आलूदगी के असरात क्या होते हैं? पहला तो एक्सरे की ऊंची तापकारी रेजिस की वजह से जो है कैंसर पैदा करने वाला अल्सर हो जाता है, यानी इससे जो है जिस्म के खुलियों को नुकसान पहुंचता है। और एक्सरे रेज जो है वो कैंसर पैदा करने का एक वजह बन जाती है। जीन में तब्दीली हो जाती है। बसारत यानी आँखों की रोशनी पे नुकसानदेह असरात जो है वो मुरतब होते हैं। तो ये जो है एक नया टर्म है माहौलियात में, जो इकोलॉजी में, लेकिन इसके नुकसानात जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली इंसानों पर। अब माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत क्यों है? नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो हम थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाते हैं। 1972 में अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए स्टॉकहोम में एक जो है मीटिंग हुई थी इंसानी माहौल के इजलास में। पहली मर्तबा माहौल का ताल्लुक जो है उसका मौजू रहा, यानी उस पर बहस हुई। और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी UNEP का क़याम उस वक्त जो है अमल में आया। भारत में उस वक्त भारत में जो मनसूबाबंदी थी, 5 साला मनसूबाबंदी आपने देखे होंगे, 9th में पढ़े होंगे। तो जब चौथा 5 साला मनसूबा चल रहा था उसमें माहौली मसाइल पर बहस की गई और फिर जो है माहौल से मुतालिक बाकायदा एक कमेटी बिठाई गई और एक आज़ाद महकमा बनाया गया, एक जो है डिपार्टमेंट बनाया गया स्पेशली जो है इन्वायरमेंट के लिए। 1985 से माहौलियात और जंगलात की वज़रात माहौल और जंगलात के ताल्लुक से प्रोग्राम की मनसूबाबंदी, तशहीर और आगाही के प्रोग्राम कर रही है। फॉरेस्ट मिनिस्टर्स होते हैं और कैबिनेट जो है डिपार्टमेंट बन गए हैं। तो उसके बाद से जो है प्लानिंग के साथ जो है इसके लिए माहौल के लिए जो है भारत में काम किया जा रहा है। अब माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से बहुत सारे कवानीन हैं, बहुत सारे कानून हैं, लेकिन अवाम को पता ही नहीं है ना। मुझे इवन जो है आप लोगों को भी ये सबक पढ़ने से पहले शायद इसमें से कई सारे कानून के बारे में पता ही नहीं होगा। हम लोग जो है इन सारे टॉपिक्स के बारे में कभी पढ़ते ही नहीं है, कभी डिटेल, कभी रिसर्च किया ही नहीं हमने कुछ। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर हिस्सा लेना ज़रूरी है, क्योंकि माहौल हमसे ही बनता है। हम अगर नहीं साथ देंगे माहौल का और हम जो है नहीं सपोर्ट करेंगे तो हमको ही नुकसान है। जानवर जो है उनको भी नुकसान होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना, हमारे हाथ में है। माहौल की हिफाजत तो तहफ़्फ़ुज़ की मौसर तहरीक शुरू होगी तभी जो है माहौल के मसाइल हल हो सकते हैं, वरना जो है फिर इसी के साथ जीना है और इसी के साथ मर जाना है। तो इसीलिए जो है छोटी उम्र से ही तलबा में माहौल के बारे में मालूमात, मोहब्बत, मस्बत नुक्ते नज़र जैसी अक़दार पैदा करना चाहिए। यानी जो है ऐसी सलाहियतें, ऐसे जो बच्चों को बचपन से ही, अभी आप देखेंगे कई सारे जो है दरख्त लगाओ की मुहिम होती है, छोटे छोटे बच्चे भी जो है दरख्त लगाते हैं, तो उनके दिल में अपने माहौल के लिए मालूमात हो, मोहब्बत हो, एक मस्बत नुक्ते नज़र, एक पॉजिटिविटी हो। अभी जैसे आपको भी ये चैप्टर देने का मकसद यही है कि आप जो है अपने माहौल से कनेक्ट हो, अपने माहौल से, अपने इन्वायरमेंट से जुड़े और उसकी तहफ़्फ़ुज़ में हिस्सा ले, तभी आने वाली नस्ल माहौल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ करने वाली होगी। और इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए तालीम के ज़रिए अवामी बेदारी पैदा करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आज दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक सभी ने माहौल की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल की है। वो बहुत डेवलप कंट्री हो, वो डेवलपिंग कंट्री हो या अंडर डेवलप हो, दुनिया की हर एक कंट्री ने, हर एक मुल्क ने जो है माहौल की जिम्मेदारी, माहौल की हिफाजत की जिम्मेदारी को कबूल किया और वो इस नज़रिए से अपनी अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं। इन ममालिक ने माहौल की हिफाजत के लिए कई सारी पॉलिसी का तयन किया है और उसके लिए कई ज़रूरी कवानीन भी बनाए हैं। अब देखते हैं माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी समाजी जिम्मेदारी किस तरह है। माहौल और इंसान का ताल्लुक इंसान के वजूद के साथ ही है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ज़मीन पर इंसान के कदम माहौल की पैदाइश के बहुत तवील अरसे के बाद पड़े और जो है मतलब काफ़ी अरसा, मतलब माहौल तो कब से बना था, इंसान काफ़ी
लेट आया है माहौल में, इसके मुतालिक जो अपने साइंस 2 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, इंसान ने ज़मीन पर रहते हुए अपनी फ़हम व इदराक ने अपनी जो है सोच समझ की सलाहियत, दिमागी सलाहियत, क़ुव्वत तख़य्युल यानी ख़यालात की खुसूसियात की बिना पर दीगर जानदारों में अपना एक आला मकाम बनाया। हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। अपनी खूबियों की बिना पर उसने फितरत पर दस्तरस हासिल की। कुदरत ने इंसान को जो मुख्तलिफ़ अक़साम के वसाइल दिए थे, इंसान ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया और अपनी ज़िंदगी को हर तरह से खुशहाल और आरामदा ज़िंदगी जितना वो जो है कुदरत से ले सकता था अपने फ़ायदे के लिए, उसने उतना हासिल किया। और ख़ुद की पेश रफ़त और तरक्की के अमल में कुदरती माहौल के नुकसान की इब्तिदा हुई। जब इंसान अपने फ़ायदे के लिए सोचता है ना, तो फिर वो सामने नहीं देखता है उस सामने वाले का क्या बिगड़ रहा है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता है। तो वही हुआ, इंसान अगर कुदरत के साथ चलता तो शायद इतना बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं होता, लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी को आरामदेह बनाने के लिए कुदरत से लेता जा रहा है, जितने वसाइल है सबका बेजा इस्तेमाल कर रहा है, और तभी जो है कुदरती माहौल के नुकसान की इब्तिदा हो गई। फिर यही से माहौल के मसाइल बढ़ने लगे, और फिर उससे ये बात समझ में आई कि आज के माहौल का तवाज़ुन, यानी आज के माहौल को मेंटेन रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए इंसान का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। माहौल के तवाज़ुन को बिगाड़ने का काम अगर इंसान ने किया है तो उसका तहफ़्फ़ुज़ भी हम ही कर सकते हैं। हमारे पास मौका है, हम अपनी गलती को अब भी सुधार सकते हैं। कई बार जो हमारा अमल माहौल के लिए नुकसानदेह है, ये बात आम लोगों को मालूम ही नहीं होती और वो अनजाने में क्या कुछ कर देते हैं। अब नॉर्मली हम ब्रश करते रहते हैं, हम बस पानी छोड़ देते हैं, 2 मिनट तो है, बस अभी ब्रश किए फिर यूज़ करेंगे, तो वो उतना पानी भी बह जाता है। हम नहीं जानते उसकी अहमियत, तो हम अनजाने में भी कुछ सरगर्मी ऐसी कर देते हैं। लेकिन बेहतर है हम खुद भी जानें और अपने आसपास के लोगों को भी बताएं। अब माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए जो कानून थे वो देख लेते हैं। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाया गया था 1980 में। उसके बाद माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का एक कानून आया 1986 यानी 1986 में। फिर सूती आलूदगी कानून और कंट्रोल, सूती आलूदगी आवाज़ की आलूदगी जिसे कहा जाता है, जिसमें जो है बड़े पैमाने पर जो गाड़ी और ट्रैफिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वजह है इसकी। और उसके अलावा जो है लोग पार्टीज़ करते हैं, एंड जो कॉन्सर्ट्स और जो बड़े बड़े खुले मैदानों में जो प्रोग्राम होते हैं और डीजे वगैरह की वजह से जो आलूदगी होती है, तो वो सूती आलूदगी यानी आवाज़ की आलूदगी में आती है। इसका कानून बनाया गया सन 2000 में। उसके बाद हयाती तिब्बी कचरा मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग का कानून 1998 में आया था। ये जो है जो हॉस्पिटल का जो है सामान निकलता है, सामान नहीं बोलेंगे इसे, जो ज़ख्म निकलते हैं या जो बॉडी पार्ट ख़राब हो जाता है वो, और इसके अलावा जो है बैंडेजेस और पट्टियाँ और दीगर जितनी भी चीज़ें होती है जो हॉस्पिटल से जो कचरा निकलता है, उन सब के मैनेजमेंट और हैंडलिंग के लिए जो है 1998 में कानून बना। फिर कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स है और जो काफ़ी हाई लेवल पर जो यूज़ होते हैं वो, उनसे निकलने वाली रेजेस और उस तरह की जो चीज़ें, उनका कानून बना 2011 में। फिर जंगलाती ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का कानून जो है उसके मुताबिक जो है 3 दफ़ा बनी थी, 49A, 49B और 49C, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला कानून था जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का कानून 1980। इस कानून के ज़रिए जंगलात की हिफाजत के लिए महफूज मकामात किसी भी दूसरी वजह के लिए इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की गई। यानी सरकार ने जो है कुछ जगह फिक्स कर ली कि ये जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, यहाँ पर ही जंगलात की हिफाजत का हिस्सा है, यहाँ पर आप कोई किस्म की जो है एक्टिविटी नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको वहाँ पर खुदाई करनी है या कानकनी यानी माइनिंग के लिए, तो मरकज़ी हुकूमत की इजाज़त आपको उसके लिए लेनी है, और अगर इसकी जो है इस कानून की खिलाफत की गई तो मुजरिम को 15 दिन की कैद की सज़ा देने की गुंजाइश भी मौजूद है और जुर्माना अलग। फिर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का कानून 1986 1986 पे आलूदगी पर काबू पाना, माहौल को नुकसान पहुँचाने वाले शख्स या इदारे पर कार्रवाई करना। इस कानून के तहत किसी भी सनत, कारखाने या फ़र्द को, मतलब कोई इंडस्ट्री को, कोई कारखाने को या किसी इंडिविजुअल को कोई मुकर्ररा शरह से ज़्यादा आलूदगी माहौल में खारिज करने का इख्तियार नहीं है। यानी अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपकी कोई कारखाने हैं या आपको जो है एक पर्टिकुलर परसेंटेज दिया था, इससे ज़्यादा गंदगी आप जो है अब माहौल में नहीं डाल सकते। इस कानून के उसूल और दफ़ात की अगर आप खिलाफत करेंगे, मुखालफत करेंगे, तो आपको जो है 5 साल तक कैद बामुशक्कत या 1 लाख रुपए तक के जुर्माना हो सकता है। माहौल के ताल्लुक से ये कानून पर अमल करने के लिए 2010 में कौमी सब्ज़ अदलिया का क़याम अमल में आया, यानी एनवायरमेंटल कोर्ट जो है क़याम किया गया था। उसके बाद जंगलाती ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का कानून 1972 के मुताबिक दफ़ा 49A थी, जिसके तहत कमियाब होते यानी रेयर स्पीशीज़ जो है जो कम होती जा रहे हैं, उन हैवानात के कारोबार पर, उनकी तस्करी पर, उनके
जो है लेन देन पर जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई, यानी उनका जो है उनकी तिजारत नहीं होगी। 49B के तहत जंगली जानवरों के चमड़े या आज़ा से बनाई जाने वाली अशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। ये जो है आपने काफ़ी बार देखा होगा, सुना होगा, काफ़ी लोग जो है गैर कानूनी तौर पर जानवरों की तस्करी करते हैं, उनके चमड़ों की, उनके बॉडी पार्ट्स की। हाथी का जो दांत है वो, और मगरमच्छ की खाल, चमड़ों वगैरह की काफ़ी मांग थी। तो इन सब पर जो है पाबंदी आयद कर दी गई कि आप लोग जो है इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे जंगली जानवरों के अज़ा को। 49C के तहत अगर कोई व्यापारी के पास, कोई ताजिर के पास नायाब जंगलाती जानवरों की अशिया का ज़ख़ीरा हो तो उसकी फ़ौरन मालूमात देना उसे लाजमी है। अगर उसे कहीं से मिलता है या उसको अगर किसी और का पता भी है जिसके पास नायाब जंगली जानवरों की अशिया है इस तरह की, तो उसे फ़ौरन जो है सरकार को या डिपार्टमेंट को मालूमात देना लाजमी है। अब एक जो है आपको कहानी बताती हूँ। ये कहानी काफ़ी फेमस भी है और ये कहानी आपको पेपर में पूछ भी सकती है और बहुत मोटिवेशनल कहानी है। असम की रियासत में एक कबायली जमात में पैदा होने वाले एक जो है शख्स है जिनका नाम था जादव मोलाई प्यांग। ये जो है एक बाकमाल इंसान थे जिन्हें 1963 में पैदा हुए और जो है 16वें साल में, मतलब 16 साल की उम्र में ही जंगलाती मजदूर के तौर पर ये काम किए। गांव के करीब से बहने वाली जो ब्रह्मपुत्र दरिया थी, सैलाब आने से वहाँ के बेशुमार सांप जो है वहाँ के आसपास के एरिया के मर गए थे। तो उसके तदारुक के लिए वहाँ पर जो है सिर्फ बांस के सिर्फ 20 पौधे ऐसे लगाए गए। लेकिन 1979 में क्या हुआ, समाजी शजरकारी महकमे के इलाके ने 200 हेक्टेयर पर जो है वहाँ पर पौधे लगाने का मंसूबा बनाया और उसकी देखभाल करने वाले जो जंगल के मजदूरों में, मतलब जंगल के जो मजदूर थे उसे उनकी देखभाल की दी गई जिम्मेदारी, तो उसमें मौलाई भी थे। उस मंसूबे के बंद होने के बाद भी मौलाई ने अपना काम जारी रखा। वो दरख्त लगाते, उनकी देखभाल करते और ऐसी जगह पर जहाँ एक भी दरख्त नहीं था वहाँ पर सिर्फ मौलाई की मेहनत की वजह से 1360 एकड़ का जंगल जो है उगा दिया उन्होंने। आज असम के जोरहाट में कोकिला मुख्य मकाम पर ये जंगल मोलाई की 30 साल की अंतिक निबेपना कोशिशों से बनाए और इस बेमिसाल कारकर्दगी की वजह से उन्हें भारत की सरकार से पद्मश्री जैसा अजीम खिताब भी नवाजा गया। आज उस जंगल को मोलाई जंगल के नाम से जाना जाता है। अगर कई अफराद मिलकर पूरा जंगल खत्म कर सकते तो एक शख्स अगर दिल में ठान ले तो पूरा जंगल उगा सकता है। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसी कई सारी एग्जाम्पल्स जो है मौजूद है। लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दे देते हैं कुदरत को, जंगलों को, शजर को, दरख्तों को, और हमारा भी फ़र्ज़ है। हम ठीक है, हम बहुत बिजी रहते हैं, हम पूरा जंगल नहीं उगा सकते, हम कुछ पौधे तो उगा सकते हैं, हम कुछ पौधों की तो देखभाल कर सकते हैं, इतना तो हम अपने कुदरत के लिए वक्त निकाल सकते हैं। आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ 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 1-2 पौधा लगाइए, उसकी देखभाल करिए और माहौल की हिफाजत में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करिए। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझा होगा। इसका पार्ट 2 जो हैवानात और जानदारों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इंशाल्लाह जल्द ही आएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।